Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to another lecture that is about system software. System software क्या है? It is another type of software. Software की दो कैटेगरीज हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की से that was an application software and the system software. अब system software it consists of program that control and maintain the operation of computer and its devices. बेसिकली कंप्यूटर के अंदर जितने भी ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं और कंप्यूटर के साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट की जाती हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, जो भी डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट की जाती है ना, उसके सारे का कंट्रोल जो होता है ना, वो बेसिकली होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर के पास। तो अगर मैं इस तरह से कह दूं कि ये कंट्रोल करता है कंप्यूटर हार्डवेयर के पार्ट्स को, किस तरह से उसने वर्क करना है, तो गलत नहीं होगा। ये कंट्रोल करता है कि कौन सी एप्लीकेशन ने किस तरह से रन होना है हमारे कंप्यूटर के अंदर, ये भी गलत नहीं होगा। यानी कि एप्लीकेशंस को भी कंट्रोल करता है और जो इसके साथ साथ जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, सॉफ्टवेयर के कंट्रोल करने के साथ साथ हार्डवेयर कंपोनेंट्स को भी कंट्रोल करता है। ठीक है। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं किसी भी कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर के अंदर जान होते हैं बेसिकली। ठीक है। अगर ये नहीं होंगे, हमारा जो सिस्टम होगा या फिर कंप्यूटर होगा, वो बिल्कुल एक स्ट्रक्चर की तरह होगा। ठीक है। तो वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर पाएगा, काइंड ऑफ बिल्कुल भी उसके अंदर जान नहीं होगी, आप ये कह सकते हैं। ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाती हैं, दो फेमस एग्जांपल्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे। ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम मेजर एक टॉपिक है जो कि पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम कंटेनिंग इंस्ट्रक्शन that work together to coordinate all the activities among computer hardware resources। अच्छा, डेफिनेशन बहुत मुश्किल लग रही है समझने देखने में, लेकिन ये बहुत आसान है। इसमें क्या है कि इसमें सेट ऑफ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो कि इस तरह के इंस्ट्रक्शंस को कंटेन करते हैं ताकि हम लोग जो भी एक्टिविटीज़ कंप्यूटर में इन्वॉल्व है ना, वो आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेट हो रही हैं, किस तरह से रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज मैनेज हो रहे हैं। बेसिकली जो कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ये सारे हमारे पास हार्डवेयर रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है। वो किस तरह से मैनेज हो रही हैं, ये इसका काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम का फिर क्या काम होगा, कोऑर्डिनेट करे सारी एक्टिविटीज़ को जो कि हार्डवेयर रिसोर्सेज के दरमियान में होंगी। अब ये जो बॉक्सेस के अंदर लिखा गया है ना, ये स्टूडेंट्स इसकी ना फंक्शनैलिटीज़ के बारे में लिखा गया है कि ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन करता है आपके कंप्यूटर में। शट डाउन से लेके कंप्यूटर स्टार्ट होने से लेके शट डाउन तक जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी मोबाइल में, किसी भी मतलब कि आप डिवाइस कह लेना, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। ठीक है। तो अब अगर इसको आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, लेकिन वन बाय वन हम इन तमाम फंक्शंस को ना डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। तो आ जाएं आप लोग स्लाइड नंबर 6 के ऊपर। स्लाइड नंबर 6 के ऊपर पहला फंक्शन दिया गया है बूटिंग का। तो बूटिंग क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना या फिर उसको रीस्टार्ट करना, मतलब कि ऑफ़ करके दोबारा से रीस्टार्ट करना, ऑन करना, तो ये कहलाता है आपके पास बूटिंग। बूटिंग दो तरह की हो सकती है, एक होती है कोल्ड बूटिंग, दूसरी होती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग ये होती है कि आप लोगों ने कंप्यूटर को बिल्कुल टर्न ऑफ किया हुआ है। ठीक है। उसको अभी तक प्लग भी नहीं आपने लगाया। ठीक है। तो ये कहलाता है कोल्ड बूटिंग कि बिल्कुल टर्न ऑफ स्टेज से सिनेरियो से कंप्यूटर को ऑन करना। ठीक है। वार्म बूटिंग ये होता है कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। आप लोग कंप्यूटर को चला रहे हो, उसको आप लोग रीस्टार्ट कर रहे हो। कंप्यूटर को यानी कि कंप्यूटर फॉर एग्जांपल स्लीप मोड में चला गया है, तो उसको दोबारा से वापस उसी कंडीशन में लेके आना हमारे पास वार्म बूटिंग होता है। तो कौन सा प्रोसेस फास्ट होगा, ऑब्वियसली वार्म बूटिंग, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो ज़्यादा टाइम लेती हैं कि आप लोग ज़ीरो से कंप्यूटर को स्टार्ट करो। ठीक है। लोड होने में, और जो वार्म बूटिंग है वो एज़ कम्पेयर टू टाइम स्पैम कम लेंगी। अच्छा,
उसके बाद जो दूसरा बहुत ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है, अक्सर औक़ात लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन बयान करें या फिर डिस्कस द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये अक्सर औक़ात इम्पॉर्टेंट माना जाता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो यूज़र हम लोग ये देखने जा रहे थे कि इसका एक कोर फंक्शन होता है यूज़र इंटरफ़ेस का। यूज़र इंटरफ़ेस में होता है क्या कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूज़र इंटरफ़ेस प्रोवाइड करता है किसको, यूज़र को। ऑब्वियसली यूज़र इंटरफ़ेस होता क्या है कि यूज़र किस तरह से कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है, कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है। तो कौन सा तरीका यूज़ किया जाए जो सबसे ज़्यादा आसान हो, यूज़र के लिए आसानी पैदा की जाए कि यूज़र किस तरह से डाटा एंटर करेगा, इंस्ट्रक्शंस एंटर करेगा कंप्यूटर के अंदर, कैसे गेट करेगा इंफॉर्मेशन को स्क्रीन के ऊपर। ये सारा काम भी हैंडल करना किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये काम होता है। और वो कैसे करता है, यूज़र इंटरफ़ेस के थ्रू करता है। यूज़र इंटरफ़ेस को हम लोग दो कैटेगरीज में फ़र्दर डिवाइड करते हैं। एक आ जाता है आपके पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस में क्या होता है कि यूज़र इंटरेक्ट करता है थ्रू इमेजेस, आइकन्स या फिर इस तरह की विजुअल चीज़ें, विजुअल इमेजेस या फिर विजुअल एड्स को कह सकते हैं आप लोग, इनको यूज़ करके कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। या बटन्स वगैरह भी आ जाएंगे इसके अंदर। और इसके अलावा ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफ़ेस होता है क्या है कि ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव होता है, यूज़र के लिए आसानी होती है। बहुत ज़्यादा यूज़र को कंप्यूटर के लिए, कंप्यूटर से मतलब कंप्यूटर की नॉलेज होना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता। वो बड़ी इजीली, आजकल तो बच्चा भी इजीली कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस यूज़ कर रहा है। क्यों यूज़ कर रहा है? क्योंकि उनका जो ग्राफिकल इंटरफेस है ना, वो यूज़र इंटरफेस ही इतना इंटरेक्टिव है ना कि बहुत इजीली कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इवन चाइल्ड्स, किड्स जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं सिस्टम को, ठीक है। अब इसमें ना दूसरी कैटेगरी आ जाती है आपके पास। एक तो थी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, दूसरी क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस। अब कमांड लाइन इंटरफेस में ये है कि यूज़र की कमांड्स को कीबोर्ड के थ्रू एंटर करता है, ठीक है, या फिर कमांड्स को कीबोर्ड के थ्रू एंटर करेगा कंप्यूटर में। तो कमांड्स बेसिकली होती क्या हैं, वही डाटा या इंस्ट्रक्शंस जो भी आपने कंप्यूटर को देनी है वो हम कैसे करेंगे, कीबोर्ड के थ्रू। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मैंने एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में मूव करना है। अभी मैं सी डायरेक्टरी में हूँ तो मुझे जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने सी डायरेक्टरी के अंदर एक फ़ोल्डर है माई डॉक्यूमेंट्स के नाम से। तो मैंने क्या करना होगा, विंडोज़ के अंदर सी डायरेक्टरी को डबल क्लिक करना होगा। उसके बाद उसके अंदर मैं देखूँगी कि माई डॉक्यूमेंट्स का कोई फ़ोल्डर है या नहीं है। तो वो उसको अगर मुझे मिल जाता है तो वहाँ पे उसको डबल क्लिक करना होगा। मैं आराम से ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करके उसमें उस फोल्डर के अंदर पहुंच जाऊंगी। लेकिन इन कंट्रास्ट अगर हम कमांड लाइन इंटरफेस की बात करें तो कमांड लाइन इंटरफेस में ऐसा नहीं होता। उसमें आप लोगों को ये पाथ लिखना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं सी ड्राइव से अभी मूव करना चाहती हूँ माई डॉक्यूमेंट्स के, तो यहाँ पे आप लोगों को cd कमांड याद रखनी पड़ेगी पहली तो बात, ठीक है। cd कमांड यूज़ होती है ताकि हम लोग एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में मूव कर सकें। डायरेक्टरी क्या होती है, बेसिकली एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में ही, सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में मूव कर सकें। तो उसके लिए क्या होगा कि cd पहले तो कमांड याद करनी पड़ेगी। उसके बाद आपने उसका मतलब कि ड्राइव का नाम लिखना है, किस ड्राइव के अंदर जाना है, ठीक है। उसके बाद आपने उस फोल्डर का नाम लिखना है जिस फोल्डर के अंदर मूव करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो cd फिर स्पेस दे के सी ड्राइव में जाना चाह रहे हो तो सी लिख के उसके बाद कॉलन लगाना पड़ेगा और एक बैक स्लैश लगानी पड़ेगी। उसके बाद मुझे माई फोल्डर्स डॉक्यूमेंट का मतलब माई डॉक्यूमेंट्स लिख देना होगा। तो इस तरह से होगा क्या कि मैं एक जगह से दूसरी जगह में मूव कर सकती हूँ, एक फ़ोल्डर से दूसरे फ़ोल्डर में मूव कर सकती हूँ कमांड लाइन इंटरफेस। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कमांड लाइन इंटरफेस क्या है एज़ कम्पेयर टू ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस से। डिफ़िकल्ट है, यूज़ करना भी मुश्किल है, थोड़ा सा समझना भी मुश्किल है। और इसमें ये भी मुश्किल थी कि हमने
कमांड्स याद करनी है। उसके अलावा इसमें जो एग्जांपल आ जाएगी वो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर इसको हम लोग शॉर्ट एंड डॉस भी कहते हैं। डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम ये पहले डिस्कवर किए गए थे जब नए नए कंप्यूटर आए थे, तब ज़्यादातर हम कमांड लाइन इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस को यूज़ करते थे ताकि यूज़र से कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर सकें। तो उसके बाद हमारे पास जैसे जैसे वैल्यूएशन, कंप्यूटर की वैल्यूएशन होती गई, वैसे वैसे हम लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की तरफ शिफ्ट हुए। और जो हमारे पास एग्जांपल आ जाएगी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की, वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, या फिर आप एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम भी लिख सकते हो अगर आप लोग अनदर एग्जांपल भी याद रखना चाहो तो। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना वो प्रोडक्टिविटी को भी बेसिकली टारगेट करता है, यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ करने की के लिए हेल्पफुल है। अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, और इसके अलावा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे होते हैं जो कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपली वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सिंगल यूज़र ही उस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले कंप्यूटर को यूज़ कर सकता है, ठीक है। लेकिन मल्टी यूज़र ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टीपल यूज़र्स इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग की बात कर लेते हैं। मल्टीटास्किंग यानी कि सिंपल एक ही टास्क परफॉर्म किया जाता है आपके कंप्यूटर के अंदर। और मल्टीटास्किंग की बात की जाए तो मल्टीटास्किंग में यह आएगा कि मल्टीपल टास्क एक पर्सन परफॉर्म कर सकता है एक ही कंप्यूटर को यूज़ करके। अब ये जो ना बहुत सिंपल लग रहा है कंसेप्ट, लेकिन ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सरोकात पूछ लिया जाता है। तो सिंगल टास्किंग और मल्टीटास्किंग में एग्जांपल आ जाएगी, जैसे कि आपकी जो विंडोज़ है उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि डॉक्यूमेंट एडिटिंग करने के साथ साथ हम लोग म्यूज़िक भी सुन सकते हैं। तो इसमें क्या है कि मल्टीटास्किंग हो रही है, एक टाइम पे दो काम हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंगल टास्किंग मल्टीटास्किंग की एग्जांपल आ जाएगी। सिंगल यूज़र मल्टी यूज़र में मल्टी यूज़र की एग्जांपल ऐसे हो सकती है कि एक कंप्यूटर है, ठीक है, उसको मल्टीपल यूज़र इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कि एक वेबसाइट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग कह लें कि अमेज़ॉन, ठीक है, वो वेबसाइट है। अब वो किसी ना किसी कंप्यूटर के ऊपर पड़ी होगी ना, ऑब्वियसली, ठीक है। अब वो जहाँ पे भी पड़ी है ना, उसको मल्टीपल यूज़र एक टाइम पे दुनिया जहान में काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स मतलब कि यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह के मल्टी यूज़र की एग्जांपल आ जाएगी। वो हम लोग विंडोज़ के थ्रू भी कर सकते हैं, क्योंकि विंडोज़ ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि अलाउ करता है मल्टी यूज़र एबिलिटी को। कुछ विंडोज़ के जो वर्जन है, ठीक है, जो लेटेस्ट है, स्पेशली फोरग्राउंड बैकग्राउंड की फ़ीचर भी आ जाता है इसमें कि फोरग्राउंड में और कुछ हो रहा होगा, बैकग्राउंड में और कुछ हो रहा होगा। इसमें अगेन एग्जांपल आ जाएगी, फोरग्राउंड पे आप लोग डॉक्यूमेंट एडिटिंग कर रहे हैं, बैकग्राउंड में क्या हो रहा होगा, आप लोग गाने सुन रहे हैं। इसके बाद हम प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग ये है कि एक टास्क परफॉर्म हो रहा है उसको रोक के दूसरा काम करना। इस तरह से भी मल्टीटास्किंग हो सकती है। तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, जैसे कि अगर प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग में यह है कि आप एक डॉक्यूमेंट एडिट कर रहे हो तो पीछे से गाना नहीं सुन सकते, ठीक है। यानी कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा काम तो आप लोग कर रहे हो, लेकिन वो क्या है, प्रिमिटिव हो रहा है, यानी कि दूसरे काम की जगह उसको रोकना पड़ा है दूसरे काम को करने के लिए। अब बात कर लेते हैं हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग की। मल्टी प्रोसेसिंग का कंसेप्ट बहुत ईजी है कि यानी कि मल्टीपल प्रोसेसर्स लगाए जाएंगे एक कंप्यूटर के अंदर। अब वो कैसे होता है कि जैसे आप लोग मोबाइल परचेज़ करने जाते हो, उसमें क्या होता है कि हम कहते हैं डुअल प्रोसेसर वाला दे दें या डुअल कोर दे दें, ठीक है, क्वाड कोर दे दें, ऑक्टा कोर दे दें। मोबाइल मतलब जितना अच्छा हम लोग चाहते हैं ना, तो ऑक्टा जो उनसा होगा ना वो सबसे अच्छा माना जाएगा। क्यों? उसके अंदर ऑक्टा कोर से मुराद 8 प्रोसेसर्स यूज़ हुए हैं, क्वाड कोर से मुराद 4 प्रोसेसर यूज़ हुए हैं, डुअल कोर से मुराद 2 प्रोसेसर यूज़ हुए हैं। तो जितने ज़्यादा प्रोसेसर्स होंगे उतनी ज़्यादा काम जो उनसे ना काम करने की एबिलिटी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी आपके कंप्यूटर की।
ठीक है। तो इस तरह से मल्टी प्रोसेसिंग का भी कंसेप्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेमोरी मैनेजमेंट भी, ये भी एक फंक्शन परफॉर्म करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी मैनेजमेंट क्या है कि आप कंप्यूटर की टर्म में जब भी मेमोरी की बात की जाती है तो हम लोग रैम की बात करते हैं। अब रैम के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बताती चलूँ कि रैम जो सी होती है ना, रीड ओनली मेमोरी होती है, यानी कि इसके अंदर जो डाटा है ना वो टेम्परेरीली सेव किया जाता है, परमानेंटली नहीं सेव किया जाता। तो बेसिकली होता क्या है कि ये रैम ऐसी मेमोरी होती है जो कि आप कह लें कि आपके CPU के, यानी कि जहाँ पे प्रोसेसिंग बेसिकली होनी होती है उसके बहुत पास लगाई जाती है। क्यों पास लगाई जाती है? क्योंकि इंस्ट्रक्शन जो हार्ड डिस्क में पड़ी है ना, जो आपकी परमानेंट स्टोरेज में, या फिर मोबाइल की एग्जांपल देती हूँ तो मोबाइल के जो मेमोरी कार्ड में पड़ी है ना इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, वो उठ के पहले रैम में आती होती है। ठीक है, रैम में आने के बाद फिर जाके CPU को वो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं ताकि वो उसको एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी ज़्यादा आप लोगों की जो होती है ना कि कह लें कि आपकी स्पीड भी कंप्यूटर की क्यों ज़्यादा होती है, इसकी वजह से कि इस तरह से इसका डायरेक्ट लिंक होगा। क्योंकि रैम के अंदर जो ज़्यादा होगी तो उसके अंदर ज़्यादा एप्लीकेशन, ज़्यादा टाइम, मतलब कि ज़्यादा एप्लीकेशन एग्जिस्ट कर सकती हैं। CPU को बार बार उसको हार्ड डिस्क के अंदर से इंस्ट्रक्शंस को नहीं लाना पड़ेगा, तो इस तरह से रैम जो है ना काम आसान कर देती है। तो अब मेमोरी मैनेजमेंट की अगेन इसको बात करते हैं, वापस आते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इस मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम करती है। ठीक है, वो कैसे कि ये देखती है कि अभी किस रिसोर्स को, किस डाटा को कितनी मेमोरी मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी कि मेमोरी की जो डिवीजन होती है वो काम भी इसने इसी नहीं परफॉर्म करना होता है। वर्चुअल मेमोरी का थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं कि आपने, अच्छा एक और मैं पॉइंट ज़रूरी बताती चलूँ कि जब मेमोरी की बात आती है ना कंप्यूटर में, ठीक है, तो मेमोरी को रेफ़र करते हैं रैम से। ठीक है, लेकिन जो दूसरी मेमोरी होती है ना वो तो हार्ड डिस्क होती है ना, वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये जो रैम होती है प्राइमरी मेमोरी होती है, ये कंप्यूटर के अंदर लाजमी होती है। अच्छा, वर्चुअल मेमोरी की बात कर लेते हैं। तो वर्चुअल मेमोरी में ये होता है कि हार्ड डिस्क के पोर्शन को, हार्ड डिस्क आप लोगों को पता होगा कि हार्ड डिस्क जो होती है ना वो उसकी ज़्यादा मेमोरी होती है। मेमोरी रैम की जो सी है ना वो रैम की एज़ कम्पेयर टू कह लो कि 2 GB रैम है, और मोबाइल की एग्जांपल देते हैं ना, जो 2 GB मोबाइल की रैम है और कह लें कि 32 GB जो है वो आप लोगों की रोम है, या फिर आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को, हार्ड डिस्क के पोर्शन को एज अ रैम यूज़ करना, ये है वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट। दोबारा से रिपीट करती हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि वर्चुअल मेमोरी का क्या कंसेप्ट है कि हार्ड डिस्क का थोड़ा सा पोर्शन बना लेना और उसको इस तरह से यूज़ करना कि वो पार्ट ही किसका है, रैम का है। लेकिन वो एक्चुअली जो सा होता है ना, एक्चुअली तो नहीं रैम का पार्ट होता। रैम की जो कमी हो रही होती है, मेमोरी की कमी हो रही होती है, उसको फुलफ़िल करने के लिए हम लोग इस कंसेप्ट का यूज़ करते हैं। वो भी पॉसिबल कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक हो गया। अब इसके अलावा जो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम का ही काम है कि किस सीक्वेंस में, किस ऑर्डर में आप लोगों के जो टास्क हैं वो परफॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने जो CPU है उसने रिक्वेस्ट भेजी है प्रिंटर से डॉक्यूमेंट प्रिंट होने हैं। ठीक है, अब वो प्रिंटर्स ने किस तरह से प्रिंट करनी है, किस सीक्वेंस में प्रिंट करने हैं, इसका तयन भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ एक और मतलब शॉर्ट क्वेश्चन टाइप आ सकता है पेपर में कि प्लग एंड प्ले क्या होता है। प्लग एंड प्ले का कंसेप्ट इस तरह से है कि आप लोग कोई डिवाइस कंप्यूटर के साथ जब अटैच करते हो तो कैसे उसको पता चलता है कि ये अभी कीबोर्ड अटैच हुआ है, कैसे उसको ये पता चलेगा अभी माउस अटैच हुआ है। तो उसके साथ ना उस डिवाइस के रिलेटेड कोई ड्राइवर होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर दिया जाता है। ठीक है, अगर वो नहीं होगा ना तो कंप्यूटर क्या करेगा, उस ड्राइवर को ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर लेगा, या फिर आपको कहेगा, यूज़र्स को कहेगा कि वो ड्राइवर इंस्टॉल करो। अब इस कंसेप्ट को दोबारा से मैं रिपीट करती हूँ इस सिनेरियो स्लाइड के लिहाज से। अ ड्राइवर इज़ अ स्मॉल प्रोग्राम दैट टेल्स द ऑपरेटिंग सिस्टम हाउ टू कम्युनिकेट विद स्पेसिफिक डिवाइस। तो अब आप लिंक करें जो मैंने बात पहले की है कि
आप जब भी किसी स्पेसिफिक डिवाइस को कंप्यूटर के साथ अटैच करते हो तो उस लिहाज से उसका ड्राइवर होता है। और ड्राइवर क्या करता है, ड्राइवर बेसिकली एक प्रोग्राम ही है जो कि बताता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ने कैसे कम्युनिकेट करना है किसी स्पेसिफिक डिवाइस, यानी कि अभी प्रिंटर अटैच हुआ है तो प्रिंटर के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, कीबोर्ड अटैच हुआ है तो कीबोर्ड के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, इस तरह से। तो प्लग एंड प्ले का कंसेप्ट ये है कि इट इज़ द एबिलिटी to configure and to install the driver whenever any device is attached to the computer system। तो ये आप लोग कंसेप्ट समझ सकते हैं, प्लग एंड प्ले का इतना सा कंसेप्ट है। इसके अलावा एक और फंक्शन है जो कि प्रोवाइड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनेट के साथ आपका कंप्यूटर किस तरह से कनेक्ट होगा, ये भी फैसिलिटी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस मॉनिटर। परफॉर्मेंस मॉनिटर में क्या है कि हम इस मतलब के फीचर के तहत, इस फंक्शन के तहत हम नहीं, बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, जो कि आपके किन की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, वो सॉफ्टवेयर जो कि आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर सेव होते हैं या फिर आपके कंप्यूटर में होते हैं, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए परफॉर्मेंस मॉनिटर का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो फाइल्स हैं उसको मैनेज करने के लिए भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फंक्शन है कि जो कि आपको फ़ाइल मैनेजमेंट की सहूलत प्रोवाइड करे। फ़ाइल मैनेजमेंट में क्या हो सकता है कि आप लोग फ़ाइल को सर्च कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, इमेजेस को व्यू कर सकते हो, या फिर किसी नए प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा आप लोग फाइल्स को डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। और ऑटोमेटिकली अपडेट्स जो आती हैं वो भी इंस्टॉल करना किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अगेन काम हो जाता है। नेक्स्ट इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सिक्योरिटी मतलब कि सिक्योरिटी को भी इंश्योर करता है कंप्यूटर सिस्टम के। वो कैसे इंश्योर करता है कि पासवर्ड वगैरह आप लोग लगा सकते हो, यूज़र नेम सेट कर सकते हो इसमें। तो इससे आप लोग क्या कर सकते हो कि मतलब कि एक कंप्यूटर को मल्टीपल यूज़र्स अपने अपने पासवर्ड से, अपने अपने यूज़र नेम से अलग अलग आप लोग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अब नेक्स्ट आ जाती हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।